नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की तारीख है 31 अगस्त 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। लेकिन डेली 30 में वीकली टेस्ट होता है, सप्ताह में एक बार ये टेस्ट होता है। और इस टेस्ट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में करीब आप मान के चल सकते हैं कि जिन्होंने हफ्ते भर सही से पढ़ाई की है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा तो मैं मानता हूँ। कुछ इसमें पुराने क्वेश्चन भी रहते हैं। तो इसमें जो इस बार का टेस्ट यानी कि जो कल टेस्ट हुआ उसके टॉप 10 की लिस्ट मैं जारी करने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट रैंक आई है रुकैया खान की। ये 75 क्वेश्चन में से इन्होंने 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 4 इनके इनकरेक्ट हुए हैं। 93 मार्क्स के साथ पहली रैंक है, बहुत बहुत बधाई इनको। दूसरे रैंक पे एज यूजल जो फर्स्ट या सेकंड पे आती ही हैं, वंदना है। 71 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, 67 इनके करेक्ट हैं, 4 इनके भी इनकरेक्ट हैं लेकिन इन्होंने अटेम्प्ट कम किए थे। 88 मार्क्स के साथ ये थर्ड रैंक पे सेकंड रैंक पे हैं। थर्ड रैंक पे नाज खान है। नाज खान की पिछली बार भी अच्छी रैंक आई थी और इनकी 64 क्वेश्चन सही हैं, 84 मार्क्स हैं इनके। और फोर्थ रैंक पर है ज्योत्सना सिंह। इनका 64 क्वेश्चन सही है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन जो गलत किए हैं वो थोड़े से इनके ज्यादा हो गए, इसलिए इनके उतने ही सही होने के बावजूद भी 83 मार्क्स ये पहले टॉप भी कर चुकी हैं। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत ज्यादा बधाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ऊपर की जो 4 पोजीशन है ये देवियों ने ग्रहण कर रखी हैं। और हाँ, ये भी एक बात है कि आईएएस प्रेप एकेडमी से अधिकतर महिला वर्ग जुड़ी हुई हैं। इसका कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उसमें अधिकतर महिलाएं सक्रिय हैं। और यकीन मानिएगा जब रिजल्ट आएगा तो इसका प्रभाव भी दिखेगा। नितिन की 5वीं रैंक है 80 मार्क्स के साथ। कंचन त्रिपाठी 6th रैंक पर हैं 79 मार्क्स। शांतनु भी 6th रैंक पर हैं 79 मार्क्स। नेहा राजपूत ये 7th रैंक पर हैं 77 मार्क्स। ऋषि राज प्रताप सिंह 75 मार्क्स के साथ 8 रैंक है इनकी। मोहम्मद अनवर 74 मार्क्स के साथ 9th रैंक। दिलीप के सिंह इनकी 10th रैंक है और इनके मार्क्स हैं 73। फिर मिश्रा गरिमा गरिमा मिश्रा हैं, इनकी 11th रैंक है 71 मार्क्स के साथ। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही ज़्यादा बधाई। और ये लोग निश्चित अच्छा ही करेंगे, ये कोई भी पेपर देंगे, इनको अच्छा करने से कोई रोक नहीं सकता है। यकीन मानिए कोई नहीं रोक सकता है। कारण ये है कि ये लोग पढ़ते हैं, ये लोग मेहनत करते हैं। और जो मेहनत करेगा कोई भी एग्ज़ाम वो पास कर जाएगा, चाहे वो ये छोटा सा एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं ये हो या फिर कोई ज़िंदगी का एग्ज़ाम हो। ज़िंदगी अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आपकी लेगी, ऐसा नहीं है कि बस एक एग्ज़ाम ही आप पास कर लिए वो बहुत हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 का टॉपिक जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज के टॉपिक में हम गांधी जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। गांधी बाबा के बारे में आप जानते हैं, गांधी बाबा अगर ना होते तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंदोलन है उसका रूप जो है वो अलग होता। और गांधी जी ने बहुत योगदान दिया, बहुत सारे विरोध करने वाले पॉइंट भी उनके हैं, आप भी उनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने योगदान किया है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 1। 20 क्वेश्चन आज के टॉपिक पर यानी गांधी जी पर हम डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक के 20 क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा किसने दी थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी थी। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1944 में महात्मा गांधी के 75वें जन्म दिवस पर आइंस्टीन ने अपने संदेश में लिखा था कि आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। ये स्टेटमेंट भी एक बार पूछा गया है। तो ये बात कही थी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ई बराबर एम सी स्क्वायर वाले वैज्ञानिक अभी तक बुद्धि उपलब्धता के मामले, बुद्धिलब्धता के मामले में, उपयोगिता के मामले में, बुद्धिलब्धता या बुद्धि की उपयोगिता के मामले में पूरी दुनिया में इनसे ज्यादा कोई नहीं रहा है। और लॉर्ड माउंटबेटन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है उसका, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ये भी सही है। और राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने देश रत्न की उपाधि दी थी। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ समझाना नहीं है।
डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से संबोधित एक कार्यक्रम के दौरान सिंगापुर रेडियो से ये संबोधन कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने पहली बार बापू को राष्ट्रपिता कहा था। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिंगापुर के आजाद हिंद रेडियो से उन्होंने बोलते हुए जो सेंटेंस कहा था कि हम अपनी कोशिशों की बदौलत अगर स्वतंत्रता हासिल करते हैं तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार पर आपके भारत छोड़ो आंदोलन का असर पड़ा है। हम इस धारणा पर आगे बढ़ रहे हैं कि बिना संघर्ष के दोनों में से कोई भी कार्य संभव नहीं है। भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हमारे राष्ट्रपिता, हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ये पूरी लाइनें थी। और इसके बाद में 28 अप्रैल 1947 को एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। लेकिन सबसे पहले जो किसने कहा था, तो वो सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। ठीक है ना, नेता सुभाष चंद्र बोस। पहला जो ऑप्शन है अगले प्रश्न का, उसको देखिए आप ध्यान से, मैं इसको पढ़ता हूं, सुनिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। क्या ये बात सही है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, बिल्कुल सही है। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी, ये तो सही है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी। इसी कारण से ये प्रश्न यहाँ गांधी जी में रखा गया है। बाकी एक स्टेटमेंट थोड़ा सा इधर उधर से इसलिए लिया गया है कि ऐसा मिक्स करके पूछा जाता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबेन के बारे में सत्य कथन है। मीराबेन कौन थी? मीराबेन गांधी जी की शिष्या थी। ये मूलतः इंग्लैंड की थी और इनका नाम मेडलिन स्लेट था। तो मैडलिन स्लेट नाम था, इंग्लैंड की रहने वाली, उनकी शिष्या थी। तीनों बातें सही हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1982 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गांधी जी के प्रारंभिक कार्यों में शामिल नहीं था? तो प्रारंभिक कार्यों में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? गांधी जी के जो प्रारंभिक कार्य थे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में ये हुआ था, पहला जो ऑप्शन दिया है। और जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये 1918 में हुआ था, प्रथम भूख हड़ताल ये थी। और चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा प्रथम अगर कहा जाए, आंदोलन नहीं, प्रथम सविनय अवज्ञा आपसे पूछी जाए तो चंपारण सत्याग्रह होगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और इसको कहते हैं प्रथम असहयोग। और है ये दांडी मार्च जो इसमें दिया हुआ है, दांडी मार्च इनके प्रारंभिक कार्यों में शामिल नहीं था। रॉलेट सत्याग्रह एक हुआ था 1919 में, जिसको प्रथम जन हड़ताल कहते हैं, उसको शामिल किया जाता है प्रारंभिक कार्यों में। तो दांडी मार्च हटा दीजिए, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद किसने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था? चंपारण सत्याग्रह जो हुआ चंपारण में 1917 में, उसके सफल नेतृत्व करने के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। तो महात्मा उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और चंपारण सत्याग्रह में ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरिहर पारिक, जेबी कृपलानी, ये जो लोग थे वो गांधी जी के सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया किया था। कब किया था? बिहार के चंपारण में। कहा किया था? बिहार के चंपारण में किया था। और कब किया था? 1917 में किया था। अभी एक क्वेश्चन की व्याख्या में हमने आपको बताया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चंपारण में जो घटना हुई थी या जो वाक्य था, जो प्रसंग था, वो ये था कि नील बागान के मालिकों द्वारा एक ऋण था तकावी और तिनकठिया व्यवस्था। कृषकों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था तिनकठिया व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसके कारण किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय हो गई थी। इसमें हुआ ये कि 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंग, डाई उसको बोलते थे, इसका विकास हुआ। मुझे बचपन में याद है कि कुछ लोग डाई का इस्तेमाल करते थे अपने बालों को रंगने में। तो जब इसका विकास हुआ तो भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो गई। जब मांग ठप हो गई तो इनकी आय बहुत घट गई। तो चंपारण के बागान मालिक नील की खेती करना बंद करने के लिए विवश हो गए। यही सब इसमें हुआ था। तो ये प्रसंग था, इसी में ये गए थे। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब कहानी आपको खूब पता भी रहती हैं। कस्तूरबा गांधी के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, बिल्कुल सही है। गांधी जी के तीन पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास। तो कस्तूरबा गांधी के ये तीन पुत्र थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सही है? इनके जो पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल और रामदास, ये तीन पुत्र, तो ये यहाँ पर तीन पुत्र थे, ये जो दिया हुआ है मणिलाल रामदास, ठीक है। और तीसरा दिया है, गांधी जी ने लंदन जाने के बाद कस्तूरबा गांधी से ने भारत में रहकर हरिलाल का पालन पोषण किया। और है अगला कि कस्तूरबा गांधी शादी से पहले तक अनपढ़ थी। अब बताइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गांधी जी के जो ये पुत्रों का नाम दिया हुआ है, ये हरिलाल, मणिलाल, रामदास, ये तो सही है, लेकिन गांधी जी के तीन पुत्र नहीं। गांधी जी पुत्रों के मामले में बहुत धनी थे और इनके पुत्र थे चार, एक इसमें देवदास भी थे। कौन थे? देवदास। तो ये गलत हो गया। और ये जो चौथा है, इसको आप गलत मत कीजिएगा, कस्तूरबा गांधी शादी के पहले अनपढ़ थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी के तीन पुत्र नहीं थे, चार थे। नाम तो सबका सही दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है, भारत आने पर गांधी जी ने 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। और दूसरा है कि गांधी जी ने सन 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में दांडी यात्रा निकाली थी। तो दांडी यात्रा तो निकाली थी 1930 में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहला जो है, इसनो जो पहला स्टेटमेंट है 1916 की बात है, अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम भी उसको बोलते हैं, इसकी स्थापना की थी। तो 1915 में नहीं की थी, इन्होंने 1916 में की थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, देखिए कितनी छोटी गलती है। और बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, जनवरी 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। ठीक है, आ गए। इसमें कोई गड़बड़ी है? बताइए। गड़बड़ी है इसमें, मैं बता रहा हूं, तब तक आप सोचते रहिए। गांधी जी जिस समय भारत में आए, उस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। गांधी जी पहली बात तो 1916 में नहीं आए हैं, आए हैं 1915 में। और अगर 1915 में आए हैं तो विश्व युद्ध तो ना समाप्त नहीं हुआ। जरा बताइएगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला? तो दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हिंद स्वराज के बारे में पहला स्टेटमेंट यहां पे दिया है कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई पुस्तक है। बिल्कुल सही है। यह पुस्तक गांधी विचारकों के बीच गीता जैसा महत्व रखती है। ये भी सही है। मूल रचना सन 1909 में गुजराती में थी। ये भी सही है। यह पुस्तक कभी नहीं छपी बताया जा रहा है। ये गलत है। ये पुस्तक छपी थी, इस पे राजद्रोहात्मक सामग्री करके इस पे मुकदमा मुकदमा प्रतिबंध भी लगाया गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, इस प्रतिबंध को। और यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, और जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया था कि यह राजद्रोह वाली सामग्री है। ध्यान रखिएगा, ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये छपी थी। अगला जो प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने किसके सहयोग से दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी? तो टॉलस्टॉय फॉर्म जो था, ये कालन बाक थे, ये जर्मन शिल्पकार थे, कॉलेन बाक। कॉलेन बाक की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई थी। और वहां पर रहकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन भी किया था, इंडियन ओपिनियन। तो ये कॉलेन बाक, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और एक है 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। तो ये आश्रम की स्थापना 1904 में हुई थी, फिनिक्स, ये भी ध्यान रखिएगा। और उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण ही दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा 1914 में अधिकांश रंगभेद जो कानून थे, उनको रद्द कर दिया गया था। ये अनुभव था वहां का गांधी जी का, जो यहाँ पर भी काम आया। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को अपमानित किया गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो उनको अपमानित किया गया था। और पीटर मेडिसबर्ग स्टेशन है, ट्रेन से वहां पर इनको उतार दिया गया। उन्होंने पहली बार वहां पर जातिवाद का सामना किया था। अगला है कि 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। वहां पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में दक्षिण अफ्रीका में की थी, न कि इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति के लिए किस एक्ट का विरोध किया था? तो ये जो एक्ट है,
गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए रंग भेद नीति के लिए जिस एक्ट का विरोध किया था वो था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। कौन सा था? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद नीति चल रही थी उसको जब महसूस किया, ये जब ट्रेन वाली घटना घटी थी, वहां प्रत्येक भारतीय को क्या करना पड़ता था? पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और उस प्रमाण पत्र को हमेशा अपने साथ रखना अनिवार्य कर दिया गया था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। तो उसी के बाद इन्होंने जब स्टार्ट किया और उसका फिर आप समझ ही रहे हैं कि गांधी जी का जो वो अनुभव था भारत में भी काम आया। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज एक बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक घोषणा है। जो लोग लगातार 3 हफ्ते जो लोग टॉप 3 में आएंगे उनको आईएएस प्रेप की तरफ से एक पुरस्कार दिया जाएगा। 500 रुपये तक की जो भी हमारे प्रोग्राम है, जो भी हमारे टेस्ट सीरीज है, वो उनको मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाएगी। ये मैं घोषणा करता हूं। बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको, रख लीजिए इसको काट के। लगातार 3 हफ्तों तक जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक पर आएगा, मान लीजिए कि आपकी रैंक इस हफ्ते फर्स्ट आई, अगले हफ्ते सेकंड आई, फिर अगले हफ्ते फिर सेकंड आई, तो आप इस पुरस्कार के हकदार होंगे। लेकिन 3 लोग, अगर 3 हफ्ते तक आप ऐसा कर दिखाते हैं 3 टेस्ट में डेली 30 के, तो आपको जो कोर्स होगा, है ना, विद इन वर्थ, ये 500 रुपये का मैं कह रहा हूं, तो ये आपको फ्री में दिया जाएगा। जो भी टेस्ट सीरीज हैं, जो भी कोर्स हैं, जो जिनका प्राइस इतना है, अगर ऐसा होता है आगे मैं और भी इसमें चीज़ें अनाउंस करने वाला हूं। और आप लोग बस पार्टिसिपेट इसमें करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें जिससे कि लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अगला जो प्रश्न है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1889 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। आप सोच रहे हैं सारा कार्यक्रम तो निपट गया, अब जन्म हो रहा है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखने हैं हमको। गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक व्यापारी, मुसलमान व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे। बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। 1889 नहीं, 1869 में हुआ था, 69 में। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी पोरबंदर में हुआ था, ये सही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीसरे चरण में राष्ट्रीय आंदोलन ने जनसंघर्ष का रूप धारण किया। पहला सही है। और इस चरण में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ हिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई। तो हिंसात्मक संघर्ष की नीति नहीं अपनाई थी, और पहला तो इसमें बिल्कुल सही है। ये जो चरण था, इस युग में राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संघर्ष का रूप लिया था, हिंसात्मक संघर्ष उसको नहीं कहेंगे। राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, किसान, मजदूर, सामान्य जन, सभी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करना शुरू कर दिया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। और दूसरा है 1919 से 1947 के काल को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के में देखा जाए तो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब पहला स्टेटमेंट ध्यान से आप पढ़िए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश में विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। और 19 से 47 तक का काल गांधी युग है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा जब भी उत्तर दीजिए। किस अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किससे लागू की गई थी? 1919 का जो अधिनियम था, भारत में पहली बार इसी में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। 10 वर्ष बाद समीक्षा हेतु एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति इसके लिए की गई थी 1919 के अधिनियम के लिए। तो साइमन कमीशन के नाम से कालांतर में यह आयोग जाना गया था। ये सब बातें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आज के टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, फिर करंट अफेयर हम देखेंगे। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। बिल्कुल सही है। गांधी जी ने 1919 में सुधारों को असंतोषप्रद और निराशाजनक, एक बिना सूरज का सवेरा बताया। 1919 का जो सुधार था उसके बारे में असंतोषप्रद और निराशाजनक और एक बिना सूरज का सवेरा गांधी जी ने नहीं कहा था, ये तिलक का स्टेटमेंट था। किसका था? तिलक का स्टेटमेंट। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर का है, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आरओ या आरओ का एग्जाम दे रहे हैं या आगामी पीसीएस का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स
IAS प्रेप एकेडमी ऐप से परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर IAS प्रेप एकेडमी से अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307281212 पर, इससे जानकारी मिल सकती है। ध्यानचंद पुरस्कार की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अभी तक 5 लाख रुपए दिए जाते थे और इसमें ध्यानचंद्र पुरस्कार में, अब ध्यानचंद्र पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो 5 से ये 10 कर दिया गया है, बढ़ोतरी 5 लाख की हुई है, ठीक है, लेकिन 5 से 10 हुआ है। ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में अब 5 की जगह 15 दिए जाएंगे, ठीक है ना। 5 लाख के नहीं, एक 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में। और द्रोणाचार्य एक नियमित भी दिया जाता है, तो उसमें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। द्रोणाचार्य में 2 कैटेगरी हैं, एक लाइफ टाइम है और एक नियमित है। तो नियमित वाले में 10 और लाइफ टाइम में 15 दिए जाएंगे। ध्यानचंद्र में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई है। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या सही है? पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 15 लाख रुपए नहीं, ये 25 लाख रुपए की गई है। और अर्जुन पुरस्कार की इनामी राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई है, ये सही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र द्वारा पेश कृषि विपणन पर अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? तो पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मत से अभी मुख्यमंत्री जो वहां के हैं अरविंदर सिंह द्वारा केंद्र के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। और ये जो विधानसभा है इसने प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2020 के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित कर दिया है। विधानसभा ने कहा कि अध्यादेश किसानों के अधिकारों और न्यूनतम समर्थन मूल्य के खिलाफ थे, इस कारण से ऐसा किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, महात्मा अयंकाली के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 28 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा अयंकाली की 157वीं जयंती पर याद किया गया। तो प्रधानमंत्री ने याद किया, तो बहुत बड़ी बात है। महात्मा अयंकाली का जन्म त्रावणकोर रियासत के एक छोटे से गांव में हुआ था, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने अयंकाली को पुलाया राजा की उपाधि दी थी। तो महात्मा गांधी ने दी थी। देखिए इत्तेफाक ऐसा है कि आज करंट अफेयर भी महात्मा गांधी पर एक क्वेश्चन दे रहा है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सारे के सारे यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिए हैं वो सही है। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो चुनौती ये है प्रतियोगिता। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसकी जो चुनौती है नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। तो इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना नहीं है, स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देना है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है स्टार्टअप्स जो देश भर में फैले हैं उनको सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्कों के माध्यम से सरकार की ओर से जितनी भी हेल्प हो सकती है वो प्रोवाइड कराना, इसका उद्देश्य है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है ARES, एरियाज कह सकते हैं, इसका गठन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था करंट अफेयर की क्लास में, इसी डेली 30 में, बिल्कुल सही है। और ARES के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वो आप ऐसे प्रधानमंत्री को हर जगह नहीं टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो दूसरा गलत है, पहला ऑप्शन इसका सही है, ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बार्न उल्लू, बार्न उल्लू सफेद उल्लू कहते हैं, उसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। बार्न उल्लू का वैज्ञानिक नाम टाइटो अल्वा होता है, सही है। बार्न उल्लू विश्व में अंटार्कटिका में पाई जाने वाली स्थलीय पक्षी प्रजाति है। अगला है, ये रात में शिकार करता है, ये सही है। और हाल ही में लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा बार्न उल्लुओं का प्रयोग शुरू किया गया है, तो ये अगला भी सही है। यहाँ पर जो दिया हुआ है, बार्न उल्लू अंटार्कटिका में पाई जाने वाली स्थलीय पक्षी प्रजाति है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंटार्कटिका में ये नहीं पाई जाती है, बाकी प्रत्येक महाद्वीप में ये पाई जाती है। अंटार्कटिका में जहाँ पे दिया है तो ये अंटार्कटिका में वो छोड़कर सब कहीं पाई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे असत्य पूछा जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस महीने में पोषण माह आयोजित किया जाता है? तो पोषण माह
सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है और ये जनता के बीच में पोषण सुरक्षा के लाभों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो विभाग है, भारतीय खाद्य निगम और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के साथ मिलकर पोषण माह का आयोजन इनके द्वारा मिलकर किया गया है। तो सितंबर माह में, मतलब किया जाएगा सितंबर माह में, यह आयोजित किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल थिंक टैंक टेरी द्वारा आयोजित दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने दिया? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इस समय है एंटानियो गुटारेस। एंटानियो गुटारेस ने ऊर्जा और संसाधन संस्थान जो टेरी है, उसके द्वारा आयोजित जो 19वां दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान था, उसमें पार्टिसिपेट करके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने द राइज ऑफ रिन्यूएबल्स शाइनिंग अ लाइट ऑन ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये शीर्षक से अपना व्याख्यान दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटानियो गुटरेस। कोविड 19 महामारी के दौरान दुनिया को उबारने के बाद में भारत और अन्य G20 देशों को स्वच्छ और अस्थायी प्रणालियों में निवेश करने के लिए इसमें आह्वान भी किया गया है। ठीक है ना, ऐसा कहा गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और कष्ट निवारक प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो है, एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान परिवहन पहल एनडीसी सिया, एनडीसी टिया बोलेंगे इसको, मतलब एनडीसी टीआईए को किस संगठन ने लॉन्च किया है? एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो ये लॉन्च हुआ है, इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। और ये जो ग्रीन गैस उत्सर्जन में कमी के उपाय हैं, उनके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने और परिवहन को डीकार्बोनाइज करने के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, ऐसे कहिए कि कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसको हटाने के लिए, डीकार्बोनाइज करने के लिए यह पहल शुरू की गई है, एनडीसी टीआईए। ठीक है, टीआईए। तो ये किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा की गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं। अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, दबाव मेरी तरफ से कोई नहीं है। और बहुत अच्छा लगेगा तो अपने जिनको आप पसंद करते हैं उन तक भेज दीजिएगा, और जिनको आप नहीं पसंद करते हैं उनको तो गलती से मत दीजिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। अगर उन लोगों ने पढ़ लिया तो आपसे ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं। लेकिन जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, जिनको आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, कि कराना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि ये सेलेक्ट हो जाए, उनको इसको जरूर शेयर कीजिए। बहुत ही लाभान्वित होंगे वो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।